आप सभी को जो कल मैंने बताया था, जिन पीपीटी के माध्यम से जिन डिस्कस करा था हमने, जिस टॉपिक्स को, उसको आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से याद होने में बहुत आसानी रही होगी। उन टॉपिक्स को आपको समझने में बहुत आसानी रही होगी और आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए होंगे जिन कॉन्सेप्ट से यूजुअली एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक्चुअली अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करोगे, एक कॉन्सेप्ट को लोगे और उसको एक हॉलिस्टिक वे में प्रिपेयर करोगे, तो कम समय में ज्यादा फैक्ट याद होंगे, कम समय में अच्छे तरीके से एंट्रेंस में जैसा पूछा जाता है वैसी तैयारी की जा सकती है। तो अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोशिश करो कि क्या कॉन्सेप्ट है। फाइनेंस कमीशन अगर है तो वो क्या है, किस आर्टिकल से है। याद इतना है, जीएस इज लाइक व्हाट इज अंडर द सन। इट्स मेरिली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट, बट व्हाट यू कैन डू द बेस्ट इज कि आप उन चीजों को एक कॉन्सेप्चुअल वे में समझ सकते हो। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द जीएस क्लास 2। और इस जीएस क्लास 2 में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जीएस क्लासरूम में आपको वो सारे फैक्ट्स को बताए जाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए। और आपके हाथ में अभी एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए जिसमें आप उन सारे फैक्ट्स को आप लिख सको, और बाद में जब ये पीपीटी शेयर करा जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उन सारे पीपीटी से उस चीजों को रिलेट कर सको। ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से किस चीजों को रिलेट करके आप याद रखते हो। मूविंग अहेड, अगर आप देखें तो सबसे पहले 13 फरवरी जो है ना, 13th ऑफ February, ये एक बहुत हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे आप जानते हैं, वैसे तो अभी रेडियो का प्रचलन बहुत कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जब आप खासकर किसी अच्छे आप सैलून्स में जाएंगे तो वहां पे आज भी क्या होता है कि लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं। वहां पे रेडियो हमेशा चलती रहती है। और आज भी अगर कुछ गांव में जाएंगे, वैसे तो अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, बट स्टिल आज भी गांव में लोग रेडियो सुनते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी सबसे बड़ी जो जीवन की सबसे बड़ी जो उनकी रूटीन होती है वो ये होती है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे रेडियो स्विच करके चाहे तो न्यूज या फिर गाना सुनना होता है। ये वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, उसके बाद से मन की बात के माध्यम से उन्होंने रेडियो का और भी प्रचार किया है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाई जाती है और 24 अक्टूबर को मनाई जाती है यूनाइटेड नेशन डे। कल मैंने आप सभी से बताया था कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिस वुड्रो विल्सन ने यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था और जिस अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा था, वो खुद लीग ऑफ नेशन का कभी सदस्य नहीं रहा। और इसकी सबसे बड़ी दुर्गति ये हुई कि दूसरे विश्व युद्ध जिसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बना था, वो अल्टीमेटली होता है। और 1939 से 1945 के बीच में दुनिया उस सारे ब्लड सेड को देखती है, डिवेस्टेशन को देखती है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के वॉर को देखती है। आप जानते हैं लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का दो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का ये दो आइलैंड है, यहाँ पे गिरा दिया जाता है। और उसके बाद आज भी जापान के लोग जब इस एटम और न्यूक्लियर एज की बात होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है, तो वहां के लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उस दर्दनाक द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था और उसकी समाप्ति होती है बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने पे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह होने के बाद। यूनाइटेड नेशन बनता है 1945 में ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और शायद मैंने कल आपसे यही कहा था कि हमें धन्यवाद देना चाहिए कि एटलीस्ट हम अभी ऐसे किसी भविष्य में आने वाले कुछ समय में तो कम से कम तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को नकार ही सकते हैं। संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए यूएन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूएन 24 अक्टूबर 1945 को बनता है और अभी उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। एक वर्चुअल सेशन हुआ था यूएनजीई का। मैंने आपको बताया नेवे नाम के उस बच्चे के बारे में मैं कल बात कर रहा था, जो नेवे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा एरडर्न की बच्ची है। और उस बच्चे को पहला सिक्योरिटी पास दिया यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में आने के लिए। तो वो 73rd असेंबली था और इस बार 75th असेंबली हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जो हैं, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म होने की जरूरत है। आप में से बहुत लोगों को कल होमवर्क दिया गया था कि आप बताइए कि
यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से उन आंसर्स को लिखा है अपने ग्रुप में कि 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, और भारत भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इस बार का 24 अक्टूबर 2020 को जो यूएन डे मनाया गया, उसका जो थीम था वो था द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड। एक भविष्य जो हम चाहते हैं और जो यूनाइटेड नेशन हमारी जरूरत है। रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। ये जो मल्टीलैटरलिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि दुनिया में ऐसा ना हो कि सिर्फ कोई एक या दो देश या एक या दो महाशक्ति हो, बल्कि हर एक देश के पास एक समान जो है अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए। सभी देश अपने आप में किसी दब के सबको अधिकार हो कि वह सब अपना नेतृत्व खुद कर सके, किसी एक खेमे में न बटे, जैसा कि दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दो खेमों में बट गई थी। एक खेमा का नेतृत्व पूंजीपति देश, जिसको अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो लीड कर रहा था, और दूसरा देश था सोवियत यूएसएसआर कहा जाता था। और दुनिया इन्हीं दोनों ध्रुव यानी इन्हीं दोनों पावर के लड़ाई के संघर्ष के बीच में पिस रही थी, और दुनिया के देशों के लिए बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी कि वो चाहे तो अमेरिका का साथ दे या फिर यूएसएसआर का। ऐसे सिस्टम जहां पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और दुनिया में सिर्फ दो बड़े शक्तिशाली देश होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बाइपोलर सिस्टम। और जहां पे सारे देशों के पास बराबर का हक और अधिकार होता है, और कोई भी देश अपना जो उसकी आंतरिक और बाहरी संप्रभुता है, उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ाने के लिए वह खुद स्वतंत्र होता है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं मल्टीपोलैरिटी या मल्टीलैटरलिज्म। तो दुनिया मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़े, किसी एक या दो देशों के गुलाम या एक दूसरे देश के पीछे न दौड़ना पड़े, ऐसा दुनिया और यूनाइटेड नेशन चाहती है। एक माँ है और बच्चे में दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को। ये कितना जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। एक नवजात शिशु के लिए उसके माँ का दूध का क्या महत्व है, ये साइंस बखूबी हमें बताता है। अभी केरला के अंदर इरानकुलम जगह है, वहां पे इंडिया का पहला बेबी मिल्क सेंटर खुला है। ये केरला में है, केरला वो स्टेट है। केरला आपको पता है वैसे भी शिक्षा और तमाम चीजों में बहुत आगे है, तो वहां पे ही खुला है। एक बात मैं और यूनाइटेड नेशन और बाइपोलैरिटी की बात होती है तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि दुनिया जब दो ध्रुवों में बटी हुई थी, उस समय भारत के नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और उन्होंने कहा ना तो हम अमेरिका के पीछे जाएंगे न यूएसएसआर के, और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके, कुछ देशों के साथ मिलके एक स्वतंत्र संघ की एक तरीके की स्थापना की थी, जिसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज भी बहुत प्रासंगिक है। दुनिया के तृतीय जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड जो है, जिसमें कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे ऐसे देश जो पहले गुलाम थे और बाद में स्वतंत्र होते हैं, ऐसे देशों का ये एक समूह है जो काम करता है। और जवाहरलाल नेहरू का, मार्शल टीटो का, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने इन दोनों खेमों में बटने के बजाय इन्होंने एक स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाई के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की थी। इस बच्चे की मैं बात कर रहा था, और बच्चे के लिए खुला है चाइल्ड मिल्क बैंक, खुला है इरानाकुलम केरला में। बगल में जो आप देख रहे हैं, शायद उस व्यक्ति को आप जानते हैं या ना जानते हैं, उसकी कंपनी से शायद बच्चा बच्चा परिचित है। इस कंपनी का नाम है अमेजन। ये जो अमेजन कंपनी है, दिलचस्प है। ये व्यक्ति है जिनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अभी अमेजन जो दुनिया भर में जो अपनी बिजनेस चलाती है, ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, उस कंपनी के सीईओ हैं। और ये अब इस साल उस पद से हट रहे हैं, अमेजन के सीईओ पद से ये हट जाएंगे। और इनके ही अमेजन की जो अमेजन प्राइम आप देखते हो, या बहुत सारे जो और अमेजन के वेब सर्विसेज हैं, उसके जो सीईओ हैं एंडी जेस, अगर मैं उनका नाम सही बता रहा हूं, तो वो अब अमेजन के नए सीईओ होंगे और जेफ बेजोस हट रहे हैं। कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, आधुनिक दुनिया के इतिहास में, यह वह व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा अमीर हुआ, $200 बिलियन के उस रकम को पार कर गया जो दुनिया कभी नहीं कर पाई। और अभी ये इलॉन मस्क, जिसका आप सभी नाम और खासकर उन पोस्टरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें उनके कोटेशंस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, एलन मस्क के बाद दूसरे सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति के रूप में जेफ बेजोस का नाम आता है। ये अमेजन के सीईओ हैं और ये स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने पद से।
वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, उसके साथ ही 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था भारत रत्न। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे मोदी सरकार ने 25 दिसंबर को घोषित किया है गुड गवर्नेंस डे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकते हैं कि किस तारीख को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है कि उसी दिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्म दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को ही। तो ये दोनों भारत के जो महान विभूति हैं, और दोनों को भारत रत्न एक साथ ही भारत सरकार ने दिया था। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इनके महान कर्तव्यों और इनके द्वारा किए गए योगदानों को कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी पीढ़ी इनसे कुछ सीख सके, इसके लिए हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही सुखद अवसर है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, और इसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म दिवस मनाई जाती है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। दुनिया भर में आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार, प्रशासन, पुलिस जब अत्याचार करती है, बर्बरता करती है और क्रूरता करती है, वायलेंस, टॉर्चर, या कहीं ना कहीं उसको इंटिमिडेट करती है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संगठन है दुनिया का, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप एक व्यक्ति के रूप में, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, अगर आपके देश के सरकार, आपकी देश की सैन्य व्यवस्था और आपकी देश की प्रशासन अगर आपके खिलाफ, आपके नागरिक अधिकारों के खिलाफ और आपके जीवन के जीने की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ अगर कोई कदम उठाती है, या आपको जान से मारने की कोशिश आप ही की सरकार या आप ही के देश के लोग करते हैं, तो आपके पास ये हक है कि आप दुनिया में अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसके लेके यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया, जिसमें 47 उस काउंसिल में 47 सदस्य दुनिया के देशों के रहते हैं। और ये 10 दिसंबर को इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, न सिर्फ इसलिए याद कर सके, हम समझ सकें इस महत्व को कि मानवाधिकार कितना हम सभी के लिए जरूरी है, बल्कि हम इसलिए भी 10 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि 10 दिसंबर 1942 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया था, एक कागज पे, एक दस्तावेज पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। उस दस्तावेज का नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर का वो चार्टर था, जिसमें 10 दिसंबर 1948 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने साइन किया, और इसीलिए 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स से मुझे याद आ रही है, आप सभी अखबारों में अगर आप अपडेट रहते हो तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा मुद्दा दुनिया भर में एक संकट के रूप में, रोहिंग्या संकट के रूप में दुनिया भर के अखबारों ने और दुनिया भर के बौद्धिक जगत में इसमें चर्चा हो रही थी कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए दुनिया कुछ न कुछ करे। ये रोहिंग्यास म्यांमार के राखाइन स्टेट नाम का एक जगह है जहाँ पे पाए जाते हैं, और उनके खिलाफ राखाइन की जो आर्मी है वो स्टेट टॉर्चर करती है, इनके खिलाफ बर्बरता ढाती है, और इसीलिए ये भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में शरण चाहते हैं। ठीक है। ह्यूमन राइट से एक और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर के, अगर आपकी किसी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स की अवहेलना की जा रही है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर दुनिया के सारे देशों में लगभग मौजूद है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी हेडक्वार्टर है लंदन में, और एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स वॉच के रूप में काम करती है। दुनिया भर के सिविल सोसाइटीज, एनजीओज के साथ मिलकर ये दुनिया भर में मानवाधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करती है। नीचे है प्रवासी भारतीय दिवस। कल मैं जब जिक्र कर रहा था कि भारत में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से जब 9 जनवरी 1915 को आते हैं, उसके बाद से किस तरीके से वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, इसकी हमने चर्चा की। हमने चर्चा की थी राजकुमार शुक्ला की, वो व्यक्ति, वह किसान, वो हठधर्मी जिन्होंने गांधी को चंपारण ले जाने के बाद जो तिनकठिया प्रथा थी और इंडिगो का रिवोल्ट था, इंडिगो की पूरी जो प्लांटेशन वर्करों के साथ जो जाति हो रही थी, उसके खिलाफ गांधी जी को नेतृत्व के लिए बुलाया। हमने बात करी थी जीरादेई के उस लाल राजेंद्र प्रसाद की, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत में गांधी जी आए थे। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आपको पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट को पढ़ना है, तो आपको जानना चाहिए कि चौरी चौरा क्या है और चौरी चौरा कहाँ है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, जगह है, स्थान है,
और यहाँ क्या हुआ था कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको आप असहयोग आंदोलन कह रहे हैं, उस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय चौरी चौरा में कुछ लोगों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए, कुछ लोगों और पुलिस के बीच में संघर्ष हो जाता है और उस संघर्ष में कुछ पुलिस वालों की जान जाती है। उस चौरी चौरा का उस चौरी चौरा की जो पूरी की पूरी जो घटना हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो वो घटना, जिसको अभी प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि हमें ऐसे बहुत सारे बलिदान, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम भूल चुके हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो चौरी चौरा में अंग्रेजों के खिलाफ कहीं ना कहीं विद्रोह करते हैं, उनके खिलाफ जब वो उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं और बाद में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी। उसमें लगभग 1 दर्जन से ऊपर पुलिस वालों की वहां पे हत्या हो जाती है, जान चली जाती है। और उसके बाद महात्मा गांधी, जो कहा जाता है कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ही वॉज द एपोस्टल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो क्या करते हैं, वो जब देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत हिंसात्मक रूप ले रहा है, तो वो इस आंदोलन को खत्म कर देते हैं 4 फरवरी 1922। दिन याद रखिएगा, ये वही दिन है जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था। और फिर 12 फरवरी 1922 का वो दिन था जब गांधी जी ने कहा कि चूंकि आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है, इसीलिए हम चौरी चौरा और नॉन कॉपरेशन, चौरी चौरा की वजह से नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को खत्म करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि चौरी चौरा क्या है, चौरी चौरा में क्या हुआ था, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से किस तरीके से संबंधित है, और वह कौन सी घटना थी जिसने महात्मा गांधी को मजबूर कर दिया असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए। आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन मेंबर्स। अभी अभी हाल ही में इसी फरवरी में भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें, जो उसकी रिकमेंडेशन है, उन्होंने भारत सरकार को सौंप दी है और इसके चेयरमैन है एन के सिंह। ये प्रश्नों में पूछा जाता है कि 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये फाइनेंस कमीशन क्या है और क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल भारत में आप जानते हैं संघात्मक व्यवस्था है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में एक सेंटर होता है और कुछ स्टेट्स होते हैं। भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और साथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। भारत में अगर आप बिहार में हैं तो आपके यहाँ की सरकार नीतीश कुमार चलाते हैं, और अगर आप भारत की दृष्टि से देखें तो वहां पे नरेंद्र मोदी भारत की सरकार चलाते हैं। टैक्स जो हमारा होता है, कलेक्शन होता है, वो ऑलमोस्ट टैक्सेस जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये जो टैक्स होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकतर सामानों पे, अधिकतर वस्तुओं पे जो कर लगाती है, उस कर का और भारत सरकार के खजाने का पैसा कितना प्रतिशत राज्यों को दिया जाए, किस किस राज्य को कितना पैसा दिया जाए, वह कौन सा आधार हो, क्या तरीका हो, क्या उसका क्यों किस तरीके से पैसा दिया जाए, ये तय करता है वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 कहता है कि एक हर 5 साल पे भारत सरकार एक फाइनेंस कमीशन घोषित करेगी, जो ये तय करेगा, जो ये बताएगा कि किस राज्यों को कितना फंड को डिवोल्यूशन करना है। अभी का जो 15वां वित्त आयोग है, उसने कहा अपनी सिफारिशों में कि भारत सरकार के खजाने का 41%, 41% स्टेट को डिवोल्यूट कर देना चाहिए। इसके अन्य सदस्यों में शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, रमेश चंद और अशोक लहरी हैं 15th फाइनेंस कमीशन में, और एन के सिंह इसके चेयरमैन हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आर्टिकल 280 आपको याद रखना चाहिए, जो इससे फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। दूसरा इमेज आप देख रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020। आप जानते हैं कोविड महामारी के बीच भी दुनिया योग के, भारत आयुर्वेद और योग के मंत्र को अपनाकर कितने ही जीवन को संरक्षित करने में सफलता पाई। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इस बार घर में हुई थी, और इसका इस बार का जो थीम था वो था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस थीम के साथ दुनिया भर ने योगा को स्वीकारा, योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। सॉरी। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि वह कौन सा ईस्वी, वह कौन सा वर्ष था जब
इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज कर दिया। आपको पता है योगा तो सदियों सहस्त्राब्दियों से चल रही है, लेकिन उसके लिए एक विशेष दिन घोषित करने का, और वो भी 21 जून घोषित करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और 21 जून 2015 वो साल है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिटीशन डाला था, एप्लीकेशन डाला था, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया, चाइना ने हमें इंडोर्स किया इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए कि नहीं, ये भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और भारत की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दुनिया भर के मानव के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए। और फिर 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और इस बार का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की सारी प्रोग्राम हुई थी वो वर्चुअल मीट के माध्यम से दुनिया भर में वर्चुअल इवेंट्स के माध्यम से कंक्लूड की गई, और 2015 में सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। आगे है अंडमान तथा निकोबार। आप जानते हैं यह है भारत का एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भी भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये अंडमान एंड निकोबार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच एक सबसे अच्छी खबर यहाँ से आई थी कि अंडमान निकोबार भारत का वो पहला केंद्र शासित देश था जो कोविड फ्री हो गया था। और दुनिया का पहला देश जो कोविड फ्री अपने आप को घोषित किया था वो था न्यूजीलैंड। कल मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। और आत्मनिर्भर भारत, आजकल जब भी आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट के जो इश्तेहार होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, जब आप उसको खोलेंगे तो कुछ दिनों पहले न्यू इंडिया और आजकल आत्मनिर्भर भारत का बहुत बोलबाला है। नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ आत्मनिर्भर भारत और उसकी स्लोगन्स आपको भारत सरकार के सारे कार्यक्रमों में आजकल दिखने को मिल जाएंगे। कोविड महामारी के दौर में जब हम लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए उत्सुक होते थे, और उन्होंने एक दिन आके जब कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, और उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की जिसके आधार पे भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और अपने आत्मनिर्भर होकर वो भारत एक बहुत बड़ा दुनिया का एक्सपोर्ट कैपिटल बन सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी को भी पता था कि ये जो शब्द है आत्मनिर्भर, ये बन जाएगा ऑक्सफोर्ड का हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड जिस डिक्शनरी को आप पढ़ते हैं वो हमेशा वर्ड ऑफ द ईयर को घोषित करती है, और हिंदी भाषा के शब्द आत्मनिर्भर को उसने इस वर्ष के लिए चुना है वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। इससे पहले उन्होंने एक शब्द को चुना था जब भारत में संविधान संविधान लोग चिल्ला रहे थे, तो 2019 में संविधान की को वर्ड ऑफ द ईयर बताया था। 2017 में इससे पहले जो हुई थी 2017 या 18 में, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा आप लोग, कि आधार वो शब्द था जिसको यूनाइटेड नेशन ने वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा था। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, इसके अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज, यानी कि अपने जीडीपी का, हमारी जो देश की जीडीपी है उसके 10% लगभग नरेंद्र मोदी जी ने पैकेज की घोषणा की थी। लैंड, लेबर और लिक्विडिटी लॉ को इन्होंने रिफॉर्म करने की बात की ताकि भारत में मजदूरों के साथ शोषण न हो, भारत एक एक्सपोर्ट कैपिटल दुनिया का बन जाए, और भारत में दुनिया से आयात नहीं, भारत निर्यात करने की क्षमता को विकसित कर सके। इसके लिए इन्होंने 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया इन्होंने दिया है, जिसका 5 पिलर में पहला पिलर इकोनॉमी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी, और पांचवा डिमांड। इन पांचों के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक विजन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोविड के दौरान भारत और दुनिया भर के सामने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के इस महाअभियान की शुरुआत की। ये आपको जानना है कि आत्मनिर्भर भारत ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर बना। और मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एन के सिंह, और वो पहला केंद्र शासित देश भारत का जहां कोविड फ्री हो गया वो था अंडमान और निकोबार का प्रशासन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो यूनियन टेरिटरी। और 21 जून 2015 से शुरू हो गया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और इस बार का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 1948 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम के एक व्यक्ति, यूडीएचआर एक पत्र था, दस्तावेज था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उस पे हस्ताक्षर करते हैं, और इसीलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और मानवाधिकार के लिए सबसे बड़े संगठन के रूप में एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आप सुनते हैं, वो मानवाधिकार से संबंधित है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन,
पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन, दोनों भारत रत्न से सम्मानित, और उसी दिन भारत सरकार ने घोषणा किया कि गुड गवर्नेंस डे हम मनाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हम मनाते हैं, 1915 में गांधी जी भारत आए थे, उस उपलक्ष्य में मनाते हैं। और चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से गांधी जी क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं था। यूनाइटेड नेशन कैसे बना, कब बना, तो आपको लगातार मैं 2 दिनों से चर्चा कर रहा हूँ। 13 फरवरी को रेडियो डे मनाया जाता है, और इंडिया का पहला बेबी मिल्क सेंटर खुला है इरानाकुलम केरल में। और जेफ बेजोस जो अमेजन के हैं, जिन्हें कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा अर्जित की, संपत्ति अर्जित की, ये अमेजन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन पिक्चर्स के माध्यम से बहुत ज्यादा आपको कंटेंट्स मैंने देने की कोशिश करी है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स और अच्छे तरीके से आप कैसे याद करें, यही हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस है, यही हमारी डिसिप्लिन है कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा दी जाए। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करे रहो। आपके सारे मेंटोर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, और लगातार आपको स्टडी मटेरियल्स के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको बीएचयू की बीए आर्ट्स और सोशल साइंस, और इसके साथ ही अगर देश में कॉमन एंट्रेंस होती है जिसकी संभावनाएं हैं, तो आपको कॉमन एंट्रेंस के पैटर्न पे आधारित प्रश्न और उसके आधारित मॉड्यूल से आपको तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।